जरा इन स्टैट्स को सुनो। टिंडर डाउनलोड्स हर साल 14% से कम हो रहे हैं, बम्बल डाउनलोड्स 19% तक गिर चुके हैं, इन एप्स पर लोगों का एवरेज सेशन टाइम 7% कम हो चुका है और हिंज, टिंडर और ओकेक्यूपिड जैसी डेटिंग एप्स की पेरेंट कंपनी यानी मैच ग्रुप एक साल में ही 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुकी है। इन स्टैट्स का सबसे बड़ा इंपैक्ट आ रहा है जेन जीज और मिलेनियल्स की लव लाइफ पर। फॉर्ब्स के इस सर्वे में लगभग 78% जेन जीज ने बोला कि वो डेटिंग ऐप बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बदलते ट्रेंड्स के हिसाब से अब अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए डेटिंग एप्स सबसे खराब तरीका है। बट हम इन स्टैट्स का करें क्या हम सिंपली इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके बैठ जाए कि शायद दुनिया में हमारे लिए कोई बना ही नहीं है और हम भी बिना किसी को कमिटमेंट दिए बस कैजुअली लोगों को डेट करते रहें, या क्या हमें इन स्टैट्स को देखकर अपने पार्टनर ढूंढने की स्ट्रैटेजी को बदलना चाहिए? और तभी इस एपिसोड में हम पार्टनर ढूंढने के प्रोसेस को A to Z समझेंगे कि क्यों आप बार बार गलत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, वो कौन सी जगहें होती है जहां पर अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं, कंपैटिबिलिटी और लव को टेस्ट कैसे करते हैं, और अगर आपको एक गारंटी करना हो कि कोई इंसान आपके लिए सही है या नहीं तो उसका बेस्ट मेथड क्या होता है। चैप्टर नंबर 1, फाइंड न्यू एंड बेटर लीड्स। डेटिंग एप्स को छोड़ते ही आप सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फेस करोगे कि आपके पास कोई लीड ही नहीं होगी, मतलब आपके पास पोटेंशियल पार्टनर्स की कोई लिस्ट ही नहीं है, और अगर आपके पास कोई लिस्ट नहीं है तो आप चूज किस में से करोगे? तो सबसे पहले आपको चाहिए एक लीड फ्लो। 2026 के इस नए सर्वे से पता चलता है कि आज के समय पर ज्यादातर सिंगल्स प्यार को ऑफलाइन ढूंढना शुरू कर चुके हैं। ऑफलाइन लोगों से मिलने का मतलब यह है कि आप किसी ऐप पर हजारों दूसरे कैंडिडेट से कंपीट नहीं कर रहे और दोनों लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर है। हाउएवर, जब भी ऑफलाइन डेटिंग की बात आती है तब लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि आप किसी बार या फिर क्लब में जाओगे और वहां पर मौजूद सबसे अट्रैक्टिव इंसान को कोल्ड अप्रोच करोगे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी सिर्फ कैजुअल डेटिंग में काम आती है और इस स्ट्रैटेजी से मिलने वाली लीड्स काफी पुअर क्वालिटी की होती हैं, बिकॉज कोई भी इंसान किसी बार या क्लब में हस्बैंड या वाइफ ढूंढने नहीं आता, वहां पर वो बस फन करने आते हैं। इसके बजाय अच्छी क्वालिटी के लोग मूव कर रहे हैं इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज की तरफ। लेकिन बेस्ट कम्युनिटीज और जगहें कौन सी हैं वो जानने से पहले आप ये समझो कि कम्युनिटीज प्यार ढूंढने में इतनी ज्यादा इफेक्टिव कैसे होती हैं। ऐसा होता है प्रोपेनिटी इफेक्ट की वजह से, जो बोलता है कि हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को बनाने वाला एक बड़ा फैक्टर होता है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे इस स्टडी में कई MIT ग्रेजुएट्स एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में गए और उन्होंने कई क्वेश्चंस पूछे कि यहाँ पर कौन लोग आपस में फ्रेंड्स बने हैं, वो कितनी बार एक दूसरे से मिलते हैं और वो लोग रहते कहां पर हैं। और तब उन्हें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला कि पूरी बिल्डिंग में जो लोग सबसे पॉपुलर थे और जिनके सबसे ज्यादा फ्रेंड्स थे वो सीढ़ियों के पास रहते थे, क्योंकि हर कोई उन्हीं के आगे से होकर गुजरता था। सेम चीज हमारे साथ लाइफ में होती है। हम खुद को जितने ज्यादा लोगों से एक्सपोज करते हैं हमारे उतने ही फ्रेंड्स बनते हैं और हमारे राइट पार्टनर ढूंढने के चांसेस भी उतने ही हाई होते हैं। और डेटा के हिसाब से 3 जगहें ऐसी हैं जहां पर आपको सबसे हाई क्वालिटी के और बिल्कुल अपने जैसे लोग मिल सकते हैं। पहली ऐसी जगह होती है इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज, जैसे बुक क्लब्स, हेल्थ क्लब्स, रनिंग क्लब्स, स्पिरिचुअल कम्युनिटीज और आर्ट कम्युनिटीज। दूसरी जगह है ऑफलाइन क्लासेस, जैसे लैंग्वेज क्लासेस, डांस क्लासेस, पोट्री, एक्टिंग क्लासेस या फिर पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस। और तीसरी जगह है सेल्फ इंप्रूवमेंट स्पेसेस, जैसे लग्जरी जिम्स, पर्सनल डेवलपमेंट सेमिनार्स और हाई क्वालिटी मीटअप्स। और एडवांटेज देखो यहां पर क्या है, डांस क्लासेस, बुक्स क्लब्स, ज्वेलरी मेकिंग क्लासेस और इवन योगा जैसी जगहों पर ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स फीमेल्स होती हैं और यहां पर आपका कंपटीशन होगा वर्चुअली जीरो। सिमिलरली स्पोर्ट्स क्लब्स, लग्जरी जिम्स और पर्सनल डेवलपमेंट सेमिनार्स में ज्यादातर मेल्स होते हैं। ऐसी जगहों पर सही पार्टनर मिलने के चांसेस इतने हाई इसलिए होते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी नो यू। आप जब भी उनसे बात करने जाओगे ऐसा नहीं होगा कि ये स्ट्रेंजर मेरे पास क्यों आ रहा है, बिकॉज आप मल्टीपल टाइम्स अ वीक एक दूसरे को देख रहे होते हो और एक फेमिलियरिटी और वार्मथ ऑलरेडी वहां पर मौजूद होती है। सेकेंडली, यू हैव अ कॉमन इंटरेस्ट एंड थर्डली, आपको कोल्ड अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ बिग फैक्टर। बहुत लोगों को लगता है कि हॉबी रखना बहुत एक्सपेंसिव या फिर टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है, लेकिन हफ्ते में 3 क्लासेस और महीने के 2-4 हजार रुपए हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। आपने उस एक्टिविटी को चुनना है जिसमें आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो और हर 3 से 6 महीने के बाद अपनी हॉबी या फिर क्लास को चेंज करो, क्योंकि हमारा गोल है नई नई चीजें सीखते हुए ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस बनाना। जितने ज्यादा हमारे कनेक्शंस बनेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे पास लीड्स होंगी। एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ में 70 से 80 हजार लोगों से मिलता है और अभी आप मुश्किल से 1000 लोगों से मिले हो, इसलिए जल्दी जल्दी करके इस नंबर को बढ़ाओ। बट लेट्स से आपको फाइनली लोगों से मिलते मिलते कोई इंसान पसंद आ गया है। नाउ किस मेथड से हम ये टेस्ट करें कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं, समझते हैं चैप्टर नंबर 2 में। स्टॉप डेटिंग योर टाइप। अक्सर हमारे अंदर एक बहुत अजीब चीज होती है, हम चाहते एक चीज है लेकिन एट द सेम टाइम
हमारे अंदर आदत किसी और चीज की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बोलते हो कि आपको चाहिए हेल्दी लव, लेकिन आपको आदत किस चीज की है? आपने बचपन से देखा है शादियों को टूटते हुए, आपने देखा आपके पेरेंट्स के बीच में कितनी ज्यादा फाइट होती है, आपको ये समझ आ चुका है कि प्यार का मतलब है कि बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ेगा। आप न्यूज में देख रहे हो कि चाहे लड़का हो या लड़की, हर कोई कितना ज्यादा सफर कर रहा है, और इस वजह से आपके अंदर आ चुका है फियर ऑफ लव। और ये दोनों चीजें एट द सेम टाइम ट्रू हो सकती हैं। मतलब आपको प्यार चाहिए भी, बट एट द सेम टाइम आपको प्यार से डर भी लगता है। तो इससे मन में एक इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। लेकिन हमारे दिमाग को ना कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट होने का मतलब है कि आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, आप कंफ्यूज हो। लेट्स से आप एक कन्फेक्शनरी स्टोर में जाते हो और आपको 3 चिप्स के पैकेट दिख रहे हो और आप कंफ्यूज हो गए हो कि मैं डोरिटोज लूं, मैं लेज लूं या फिर मैं कुरकुरे लूं। और अगर आप इस कंफ्यूज स्टेट में, इस कॉन्फ्लिक्ट में ही अटके रहो, तो आप 3 घंटे तक वहीं पर बैठे रहोगे और कोई भी एक्शन नहीं ले पाओगे। तो दिमाग क्या करता है? दिमाग डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब कोई भी ऐसा बिहेवियर जो आपके दिमाग के लॉजिकल पार्ट को शट ऑफ कर देता है, ताकि आप जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले पाओ। एग्जाम्पल के तौर पर आप गुस्सा करते हो, आप इंपल्सिव हो जाते हो, आप ब्लेम करते हो, या फिर आप रैशनलाइज करते हो। सोचो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो और आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप ये भी जानते हो कि अगर आपने इसी समय पर उस इंसान को छोड़ दिया तो उसको बहुत बुरा लगेगा, उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी और अगले कुछ महीनों तक वो किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। तो अपने गिल्ट को दूर करने के लिए आप क्या करते हो? आप अपने एक्शंस को और उस ब्रेकअप को रैशनलाइज करते हो कि यार मेरी भी तो प्रोग्रेस रुक रही है, ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये टॉक्सिक है, ये मेरे को बुरा फील कराता है मेरे बारे में। आप उनको ब्लेम करते हो। दीज आर योर डिफेंस मैकेनिज्म्स, जिनकी मदद से आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हो और जो कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में उसको रिजॉल्व करते हो। बट जो भी हमारे डिफेंसेस होते हैं, जस्ट बिकॉज वो हमारे दिमाग के एक पार्ट को बार बार सप्रेस करते हैं, दिस इज वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर अस। तो हम क्या करते हैं? हम इस इमोशनल चार्ज को अपने पास रखे रहने के बजाय हम इस इमोशनल चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं। नाउ डीप जाकर ये समझते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है और प्रोजेक्शन काम किस तरीके से करता है। जब भी आपके अंदर आप किसी थॉट, अपने किसी पर्सनालिटी ट्रेट या फिर अपने किसी इमोशन को रिजेक्ट करते हो और दबाते हो, तब ये इमोशन, तब ये थॉट या फिर जो भी आपका पर्सनालिटी का पार्ट है जिसे आप अपनाना नहीं चाहते, ये कहीं गायब नहीं हो जाता। इसका अपना एक चार्ज, एक वेट होता है। और जब आप बोलते हो कि ये वेट मेरे को नहीं उठाना, तब इस वेट को रखने के लिए आपको कोई जगह चाहिए होती है। यू नीड एन एक्सटर्नल वेसल। आप ढूंढते हो किसी ऐसे इंसान को जिसके साथ आप इस ख्याल, इस इमोशन या फिर पर्सनालिटी ट्रेट को चिपका सको। आपने ऐसे मेल ग्रुप्स को जरूर देखा होगा जहां पर लड़के अपने आप को बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इन लोगों के घर पर जाकर देखो तो कोई अपने बाप से पिट रहा होता है, किसी की हाइट बहुत छोटी होती है, किसी के घर पर पैसों की कमी होती है, और कोई अपने फेस को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर होता है। यानी इनके अंदर बहुत ज्यादा कमियां हैं और ये अंदर से बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हैं। बट जस्ट बिकॉज ये मानना ही नहीं चाहते कि इनके अंदर कोई भी कमी है, बिकॉज कमी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं? ये अपने ग्रुप में एक ऐसे बंदे को शामिल करते हैं जो कि एक नाइस गाय होता है, और ये नाइस गाय इस पूरे ग्रुप के लिए एक वेसल का काम करता है जो पूरे ग्रुप की इनसिक्योरिटीज को होल्ड करता है। नाउ कोई भी जोक हो, कोई भी पंच लाइन हो, वो इसी बंदे के ऊपर जाएगी। सारे लोग इसी को बुली करेंगे बिकॉज दे वॉन्ट टू फील स्ट्रॉन्ग। तो वो अपनी सारी वीकनेस इस एक बंदे के ऊपर चिपका देंगे। सिमिलरली आपने सुंदर लड़कियों के ग्रुप्स में भी देखा होगा कि उन ग्रुप्स में एक लड़की ऐसी जरूर होती है जो उतनी सुंदर नहीं होती एज कंपेयर टू अदर गर्ल्स इन दैट ग्रुप, और पूरा ग्रुप जो होता है वो अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी फीलिंग ऑफ अगलीनेस उस लड़की के ऊपर प्रोजेक्ट करता है, जस्ट बिकॉज उनको अपने अंदर ये फील नहीं करना कि हमारे अंदर कोई कमी है एंड दे वांट टू फील परफेक्ट। तो वो अपने साथ एक ऐसी लड़की को लेकर चलती हैं जो कंपेयर टू देम उतनी सुंदर नहीं होती। लेकिन जिस पॉइंट पर ये इंसान खुद को बेहतर बनाना शुरू करता है, यानी नाइस गाय बोल देता है कि अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता, वो खुद के लिए स्टैंड लेता है, और ये अनअट्रैक्टिव लड़की जिम जाना शुरू करती है, अपने लिए नया मेकअप लेकर आती है, अपने कपड़ों को बदलती है, तब एकदम से पूरा ग्रुप इनके अगेंस्ट हो जाता है कि शिट, ये इंसान खुद को कैसे बेहतर बना रहा है। बिकॉज पूरा ग्रुप क्या कर रहा था? पूरा ग्रुप उस एक नाइस इंसान को या फिर अनअट्रैक्टिव इंसान को एक ऐसी बाल्टी की तरह यूज कर रहा था जिसके अंदर वो सारी अपनी इनसिक्योरिटीज और गंदगी को प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बाल्टी ही उठकर जा रही है तो हर किसी को अपनी गंदगी को वापस से उठाकर
वापस से उसे फेस करना पड़ेगा, जिससे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। और हर कोई इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहता है, बिकॉज अदरवाइज उनको क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू फाइंड अनदर विक्टिम जिसके ऊपर वो वापस से अपनी इनसिक्योरिटीज और कमियों को प्रोजेक्ट कर पाए। दिस इज वाई यू शुडंट बी डेटिंग पीपल यू आर अट्रैक्टेड टू। जो भी आपका टाइप है, दिस इज वाई दे आर बैड फॉर यू, बिकॉज लेट्स से यू आर अ नाइस गाय और अ नाइस गर्ल, और आप क्या कर रहे हो, आपने अपने अंदर हर गुड चीज को अपने साथ एसोसिएट कर रखा है, और जो भी आपके अंदर बैड क्वालिटीज हैं, आप बोलते हो कि मेरे अंदर तो कुछ बैड है ही नहीं। आप अपनी बैड एनर्जी को डिसओन कर चुके हो। अब क्या होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए, बिकॉज गुड और बैड तो हर इंसान के अंदर होता है, कॉन्फ्लिक्ट हटाने के लिए आपका माइंड आपकी बैड एनर्जी को बाहर प्रोजेक्ट करेगा, और आप ढूंढोगे एक ऐसा वेसल जो आपकी इस बैड एनर्जी को होल्ड कर पाए। और बार बार आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लड़का या लड़की आएगा जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होगा। वो जितना आपसे दूर जाएगा, आपको उनसे उतना ज्यादा प्यार होगा, बिकॉज आपको उनकी जरूरत है। आप अपने अंदर आधी चीज रिजेक्ट करके बैठे हो कि मेरे अंदर तो कोई बुराई है ही नहीं। नाउ आप ऐसे इंसान को ढूंढोगे जो अपनी बुराई को ओन करता है, ताकि आप प्रोजेक्ट करके बोल सको कि ओके ये बुरा है, मैं अच्छा हूं। जो लोग क्रॉनिक रिलेशनशिप प्रॉब्लम से डील करते हैं, उनके साथ एग्जैक्टली यही होता है कि जस्ट बिकॉज आप खुद को हील करने से डरते हो, तो आप क्या करते हो, आप दूसरों के हीलर और दूसरों के रेस्क्यूअर बन जाते हो। आप बार बार टूटे हुए लोगों को ढूंढ कर लाते हो, और आप उनको एक ऐसे वेसल की तरह ट्रीट करते हो जो आपकी ब्रोकननेस और लैक ऑफ हीलिंग को होल्ड कर सके। और पता है, ऐसे लोगों के साथ जहां पर एक हीलर होता है और एक ब्रोकन बंदा होता है, यहां पर सबसे ज्यादा ट्रैजिक चीज क्या होती है इस हीलर के साथ, पता है? वो ये नहीं होती कि ये बंदा कभी हील नहीं होता और ये हमेशा ब्रोकन रहता है। सबसे ज्यादा ट्रैजिक चीज यही होती है कि वो इंसान इवेंचुअली हील हो जाता है, वो खुद को बेटर बनाता है, और वो बोलता है कि भाई मैं तो बेटर चीज डिजर्व करता हूं, मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं यहाँ पे। और फिर आपको कोई और वेसल ढूंढना पड़ता है, कोई और टूटा हुआ बंदा जिसके साथ आप अपनी इस झूठ को वापस से कंटिन्यू कर सको। जिन भी लड़कों का कभी हार्ट ब्रेक हुआ, आप नोटिस करो ना, आपने एग्जैक्टली यही गलती तो करी थी। रिलेशनशिप की शुरुआत में आप खुद को ऐसा दिखा रहे थे कि यू आर वेरी मैस्कुलिन, आप कितने स्ट्रॉन्ग, रफ एंड टफ और कितने मिस्टीरियस हो, और लड़की पूरी तरीके से अपने मैस्कुलिन ट्रेट्स आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रही थी। शी वॉज यूजिंग यू एज अ वेसल टू होल्ड हर मैस्कुलिन एनर्जी, ताकि वो खुद रिलैक्स कर पाए, और आप सारा काम धाम देखो। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ा और आपने खुद को वल्नरेबल होकर दिखाया, आप उसके आगे रोए धोए या फिर आप इमोशनल हुए, आपने अपनी वीक पॉइंट्स उनके आगे, अपने फ्लॉज उनके आगे दिखाए, एकदम से you're not the same vessel that can hold her masculine energy and now she's unattracted to you। अगर आपको राइट पार्टनर ढूंढना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका एक टाइप है। आप बार बार एक सर्टेन तरह के इंडिविजुअल से ही अट्रैक्ट हो रहे हो और बार बार सेम तरह की गलतियां कर रहे हो। और अगर आपका ये क्वेश्चन है कि ठीक है सौरभ, मेरे को समझ आ गया कि मेरा एक टाइप है और मेरे को उस टाइप से अट्रैक्ट नहीं होना, उससे शादी नहीं करनी, उसको अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, तो नाउ हाउ डू आई फाइंड कि मैं क्या प्रोजेक्ट कर रहा हूं और कैसे मैं उस प्रोजेक्शन को विड्रॉ करूं ताकि मैं बार बार सेम तरह की मिस्टेक्स ना करूं। सिंपल सी चीज है, जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ कि जिस इंसान से, जिन ट्रेट्स से मैं अट्रैक्टेड हूं, क्या वो ट्रेट्स मेरे अंदर खुद मौजूद हैं। जैसे अगर एज अ मेल मैं ये बोलता हूं कि मुझे एक ऐसी लड़की अट्रैक्टिव लगती है जो बहुत ज्यादा सुंदर है, जो बहुत ज्यादा वेल स्पोकन है, जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो मुझे ये क्वेश्चन करने की जरूरत है कि क्या ये तीनों क्वालिटीज मेरे अंदर मौजूद है। बिकॉज अगर ये क्वालिटीज मेरे अंदर है ही नहीं, तो मैं हमेशा ही एक ऐसे वेसल को ढूंढता रहूंगा जहां पर मैं अपनी ये सारी क्वालिटीज को प्लेस कर पाऊं, और मेरे को हमेशा ही फिर उसकी नीड होगी। जितनी वो मेरे से दूर जाएगी उतना ज्यादा मैं पागल होऊंगा और मैं बोलूंगा कि मेरा एक मिसिंग पीस मेरे से दूर जा रहा है। दैट्स वाई वी हैव टू डेवलप आवरसेल्व्स, और हमें खुद को होल बनाना होता है। जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज मिसिंग होती है, जिससे भी हम एक्सटर्नली अट्रैक्टेड होते हैं, चाहे वो इंटेलेक्ट है, चाहे वो फिजिकल ब्यूटी है, चाहे वो वेल स्पोकननेस है कि एक बंदा आर्टिकुलेट है और आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, चाहे वो उसका दिमाग है कि वो बहुत क्लियरली सोच पाता है, वॉट एवर दैट इज, अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करो। चैप्टर नंबर 3, स्ट्रेस टेस्ट योर रिलेशनशिप। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में प्यार को टेस्ट करने का जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है उसको बोलते हैं गॉटमैन्स स्ट्रेस टेस्ट। रिसर्चर जॉन गॉटमैन ने अपने कई डेकेड्स की रिसर्च में ये देखा कि हम किसी के भी इन 3 बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि क्या हमारा उसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बन सकता है
या फिर क्या हमें उससे जल्दी से जल्दी दूर हो जाना चाहिए। फर्स्ट टेस्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी आप उनके साथ कोई छोटी सी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी प्लान करो, जैसे 1-2 दिन की ट्रिप प्लान करना, साथ में कोई मुश्किल मील कुक करना, या फिर कोई रोजमर्रा का काम जिसमें थोड़ी सी उनको वेट करनी पड़े या फिर थोड़ी सी कोई इनकन्वीनियंस हो, जैसे बैंक तक साथ में जाना, फार्मेसी से मेडिसिन उठाना या फिर पेट्रोल भरवाना। इस तरह की चीजों से रिसर्चर्स ये देखना चाहते हैं कि दोनों लोग आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करते हैं। अब लेट्स से आप उनके साथ किसी ट्रिप पर जाते हो और रास्ते में जीपीएस आपको किसी गलत डायरेक्शन में भेज देता है। नाउ इस छोटे से स्ट्रेस पर वो लड़का या लड़की किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है? क्या वो गुस्से से भर जाता है या क्या वो हंसी मजाक में इस चीज को उड़ा देता है? या फिर अगर कॉफी शॉप में कॉफी थोड़ी सी गिर जाती है, कैसा रिस्पॉन्स होता है उनका? कैसे वो स्ट्रेस को मैनेज करते हैं? क्या उनका फोकस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर होता है या फिर किसी को ब्लेम करने पर? आपको इसी चीज से ये पता चल जाता है कि वो इंसान आपको किस तरह के वेसल की तरह यूज कर रहा है। सेकेंडली, नोटिस करो कि क्या वो इंसान आपके ओपिनियंस भी लेता है। वो कितनी बार आपको इंटरप्ट करता है, कितना वो कंट्रोल बनाए रखना चाहता है, कितनी बार आपको ये दिखता है कि ये इंसान चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे लेकिन ये फिर भी हंस पाता है, कितनी बार आपको ये दिखता है कि जब आप उनसे स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो फिर भी वो काम रहते हैं। हम बेसिकली यहां पर यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो इंसान कंपेटिटिव है या कोऑपरेटिव, क्या उनका फोकस बस आपको हराने पर है या बस प्रॉब्लम सॉल्व करने पर। और थर्ड टेस्ट होता है रिपेयर अटेम्प्ट्स का। जॉन गॉटमैन ने अपनी रिसर्च में देखा है कि रिलेशनशिप की सक्सेस लोगों के प्यार से नहीं बल्कि उनकी टकरार से प्रेडिक्ट होती है। यानी जब भी दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तब कौन पहले सॉरी बोलता है, कौन पहले दूसरे के पास आता है और कौन न्यूट्रल होकर अपनी ईगो को साइड रख के बस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करता है। हेल्दी कपल्स में दोनों लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी हर डिसएग्रीमेंट पर कभी आप थोड़े से चेंज होते हो और कभी वो। और अगर वो चेंज नहीं हो रहे बिकॉज वो ये मानते हैं कि उनकी बात ज्यादा सही है, फिर भी उनमें इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि वो बिना आपको छोटा फील कराए अपनी बात आपके आगे रख सकें। आई होप ये गाइड आपको सही पार्टनर चूज करने में बहुत मदद करेगा। और अगर आपको मेरी और हेल्प की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो।